देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिएशन मेथड। रेडिएशन क्या है, ये भी एक हीट ट्रांसफर का मेथड है। पहले हम लोग पढ़े थे कंडक्शन, कन्वेक्शन, अब हम लोग पढ़े रेडिएशन। तो रेडिएशन जानने से पहले देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है, ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी है, और ये है लो टेम्परेचर बॉडी है। देखिए हम लोग कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या पढ़े थे कि एक जगह हीट दे रहे थे और एक मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जा रहा था, कंडक्शन में भी और कन्वेक्शन में भी। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखिए ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। ये लो टेम्परेचर बॉडी है, इसको हॉट बॉडी भी बोल सकते हैं, इसको कोल्ड बॉडी भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, इस बॉडी में जो मोलिकुलर मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ इसके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, हाई टेम्परेचर बॉडी है। और यहाँ क्या है, इसका मोलिकुलर मोशन जो है, यहाँ बहुत सारा मोलिकुल होगा, मोलिकुल से तो मिलके कोई बॉडी बनता है, तो इसका मोलिकुलर मोशन क्या होगा, स्लो होगा, और इसका मोलिकुलर मोशन क्या होगा, इंटरनल मोशन क्या होगा, हाई होगा। तो जब ये इंटरनल मोशन या इसका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, जब ये मोशन हाई होगा तो ये क्या करेगा, एक वेव इमिट करेगा, एक वेव इमिट करेगा, और यहाँ से ये वेव चलेगा और यहाँ इस बॉडी तक पहुंचेगा, इस बॉडी के सरफेस से पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ भी ये क्या करेगा, इसका जो मॉलिक्यूल है इस वेव को ऑब्जर्व करेगा, इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और अपने काइनेटिक एनर्जी को, अपने मोशन को बढ़ाएगा, और धीरे धीरे मोशन यहाँ भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से जो ये वेव चला और इसके मोशन को बढ़ा रहा है, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो जिस वेव के थ्रू यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोलते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड देखिए, हम यहाँ से क्या जाने, यहाँ से जो वेव चला या रेडिएशन चला इस बॉडी से इस बॉडी तक, तो बीच में जो भी मीडियम है, इस मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे वैक्यूम भी होगा, फिर भी ये रेडिएशन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा इस बॉडी से इस बॉडी तक। हम लोगों ने कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या देखा था कि मीडियम रिक्वायरमेंट था, मीडियम रिक्वायर्ड होता था हीट को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन इस रेडिएशन मेथड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना मीडियम का ये वेव या रेडिएशन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंच सकता है। दूसरा एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए सन है, यहाँ सन से रे आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से जो रे आता है, लाइट जो होता है इस सन के सरफेस पे पड़ता है और यहाँ का टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ से ये वेव या रेडिएशन चलता है, तो यहाँ का अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है जो वो हाई हो जाता है, यहाँ से धीरे धीरे रेज होने लगता है। लेकिन मीडियम के टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ से जो चलता है, सन तो हजारों किलोमीटर दूर है अर्थ से, तो यहाँ कहीं कहीं इसको वैक्यूम मिलता होगा, कहीं कहीं इसको एयर भी मिलता होगा, कहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर में आगे ग्रेविटेशन भी मिलता होगा इसको। तो क्या है, इस मीडियम का बिना परवाह किए हुए सन का वेव क्या या रेडिएशन यहाँ से चल के अर्थ के सरफेस पे आता है, और जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है वो टेम्परेचर यहाँ मीडियम का इंक्रीज होते हुए हम नहीं देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो रेडिएशन चलता है वो डायरेक्टली अर्थ पे आता है, ये मीडियम से इसको कोई लेना देना नहीं, मीडियम कुछ भी हो ना, मीडियम में इसका कोई रेडिएशन ऑब्जर्व, बड़ा अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मतलब कुछ तो ऑब्जर्व होता है, लेकिन बड़ा अमाउंट ऑफ रेडिएशन यहाँ किसी मीडियम में इसको ऑब्जर्व नहीं होता है, ये डायरेक्टली कहाँ आता है, अर्थ के सरफेस पे। तो हम कह सकते हैं इसे डायरेक्टली कि जो भी रेडिएशन आता है, रेडिएशन जो ट्रांसफर होता है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा चीज रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन ये रिफ्लेक्शन लॉ को भी फॉलो करता है। मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ ये इंसिडेंट हुआ रे, यहाँ भी इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ फोकस पे आगे सेंटर्ड होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ जो मिरर का जो सरफेस है इसका टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इस फिनोमेना से हम समझ सकते हैं कि ये जो रेडिएशन है ये क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब एक और चीज समझते हैं कि
इसका स्पीड क्या होता है, जो रेडिएशन सन से चलता है अर्थ पे आता है उसका स्पीड क्या होता है। तो इसमें कहा गया है कि जो लाइट का स्पीड होता है उसी स्पीड से इसका रेडिएशन भी ट्रेवल करता है। कैसे करता है, इसके लिए हम देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स में हम लोग क्या देखते हैं, सन कवर हो जाता है। सन कवर हो जाता है तो अर्थ के सरफेस पे ना हमको लाइट मिलती है ना हीट मिलता है। और जैसे ही सन अनकवर्ड होता है तो क्या होता है, जितना लाइट, जैसे लाइट आती है वैसे हमको क्या मिलता है, हीट भी मिलने लगता है। तो इससे पता चलता है कि लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होगा क्या, स्पीड ऑफ रेडिएशन के। ठीक है, अब देखिए, अब तो हमको पता चल गया कि रेडिएशन क्या है, रेडिएशन कैसे ट्रांसफर होता है और रेडिएशन के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। मान लीजिए इस बॉडी से इस बॉडी तक रेडिएशन आ रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा स्टीफन्स लॉ। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टीफन्स लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन के थ्रू एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होता है। इसके लिए हमको स्टीफन्स लॉ एक मिला, वो क्या होता है, देखिए रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम निकालेंगे। रेट ऑफ ट्रांसफर फॉर हीट क्या होता है, यानी कि टोटल हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसी को बोलते हैं P, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, तो स्टीफन्स लॉ के अनुसार हमको पता है कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मान लीजिए T टाइम के लिए यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो T टाइम के लिए हीट यहां से यहां तक ट्रांसफर हो रहा है और टोटल हीट ट्रांसफर हुआ, समझ लीजिए Q, यहाँ एक मत लिखिए, Q लिखिए। टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, Q, तो Q बाई T यानी कि P, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है इस बॉडी का, जिस बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है उस बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसके पावर 4 के। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ सरफेस जो है जिसके थ्रू रेडिएशन निकल रहा है। मान लीजिए ये स्फीयर है तो इसका जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। तो वैसे ही अगर ये क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, जिससे हीट यहां से रेडिएशन यहां निकल रहा है। ठीक है, और फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस बॉडी के इमिसिविटी के। ये इमिसिविटी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगी, जिसका इमिसिविटी जितना ज्यादा होगा वो बॉडी क्या होगी, उतना ही ज्यादा हीट रेडिएट करेगी। तो ये बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर इसको हम लोग क्लब करके लिखे तो जो हीट ट्रांसफर का जो रेट हो जाएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया सिग्मा इमिसिविटी A T⁴। अब यहां देखिए एक एक करके देखिए, ये जो कांस्टेंट लिए हैं इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का 4th पावर। ठीक है, और ये जो इमिसिविटी है ये बॉडी का प्रॉपर्टी है। ये इमिसिविटी कितना होता है, अगर बॉडी हम एक बार कंसीडर कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इमिसिविटी कांस्टेंट हो जाएगा। हर बॉडी का, हर मटेरियल का अपना अलग अलग इमिसिविटी होता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मान लीजिए बॉडी आ गया तो एरिया ऑफ सरफेस भी हमको पता होगा, इसका टेम्परेचर भी हमको पता होगा कि इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है। तो यहां से ट्रांसफर ऑफ हीट, हम यहां से रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट निकालेंगे। अगर हमको टोटल ट्रांसफर ऑफ हीट निकालना है तो P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई T यहां लिख सकते हैं। अगर टोटल ट्रांसफर ऑफ हीट निकालना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इमिसिविटी A T⁴ और यहाँ टाइम। मान लीजिए कितना टाइम के लिए यहां से यहां तक हीट रेडिएट हो रहा है और ये सारा वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इस बॉडी से इस बॉडी तक कितना गया ये हमको पता चल जाएगा। अब हमको निकालना है नेट अमाउंट ऑफ हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है। ये तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इस बॉडी से यहां तक गया है वो हमको पता चला। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है यहां समझिए, ये यहां समझ गए आप लोग, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं।
देखिए अब हम लोग निकालेंगे कि यहाँ से जो हीट रेडिएट हो रहा है इस बॉडी की तरफ, तो कितना नेट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगा। तो देखिए यहाँ से जो हीट रेडिएट होगा ये टोटली आके यहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा। ये क्या होगा, देखिए यहाँ से ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये लो टेम्परेचर बॉडी है, तो यहाँ से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगा। लेकिन देखिए यहाँ से भी कुछ ना कुछ हीट रेडिएट होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसके पास भी है, तो ये भी रेडिएट होगा। तो ये कौन ऑब्जर्व करेगा, ये हाई हॉट बॉडी ऑब्जर्व करेगा, हाई टेम्परेचर बॉडी। तो हम कह सकते हैं जो नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, तो मान लीजिए ये नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से ये Q1 ट्रांसफर किया, Q1 ट्रांसफर किया, और यहाँ से देखिए Q इमिट किया, ठीक है, और ये Q ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया। तो जो नेट अमाउंट ऑफ हीट होगा Q नेट जो होगा ये क्या होगा, जितना हीट इमिट किया Q इमिट और माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो Q ऑब्जर्व किया, तभी नेट अमाउंट ऑफ हीट हमको निकलेगा कि यहाँ से रेडिएशन के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तब देखिए Q नेट Q इमिट हम निकाल सकते हैं, तो Q इमिट क्या हो जाएगा, यहाँ स्टीफन्स लॉ से निकालते हैं, सिग्मा इमिसिबिलिटी इस बॉडी का और इसका एरिया ऑफ सरफेस और इसका टेम्परेचर कितना है T1, पहले टाइम लिखिए, टाइम ये हीट है, हीट ये तो रेट ऑफ ट्रांसफर है, अगर हीट निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इमिसिबिलिटी A T पे पावर 4 और टोटल टाइम यहां से निकल जाएगा, ये P को हम लिख सकते हैं क्या Q बाई T, यहाँ Q लिए T को इधर लेके आएगा, ठीक उसी तरह यहाँ T लिए और T1 पे पावर जो टेम्परेचर है 4, इतना हीट तो ये इमिट कर दिया और कुछ आगे हीट ऑब्जर्व भी कर रहा है। तो हीट कितना ऑब्जर्व करेगा, हीट जो ऑब्जर्व करेगा, तो हीट ऑब्जर्व करेगा तो मान लीजिए इसका सिग्मा इमिसिबिलिटी, और यहाँ ध्यान दीजिए ये जो बॉडी जितना अच्छा रेडिएटर होता है उतना ही अच्छा क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। तो इमिसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये इमिसिबिलिटी और ऑब्जर्विटी दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ देखिए एरिया ऑफ सरफेस ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका भी ये हीट ऑब्जर्व कर रहे थे, इसका एरिया ऑफ सरफेस लेंगे, और फिर टेम्परेचर कौन रेडिएट कौन कर रहा है, ये बॉडी, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1 पे पावर 4। तो यहाँ देखिए Q नेट, यहाँ टाइम ले लीजिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस सब को कॉमन कर लीजिए, सिग्मा इमिसिबिलिटी A T और यहाँ बचेगा क्या T1 पे पावर 4, T1 पे पावर 4 है माइनस T0 पे पावर 4, यही नेट अमाउंट ऑफ हीट आपको यही मिलेगा जो इस बॉडी से इस बॉडी तक ट्रांसफर होगा। मान लीजिए आपको रेडिएशन के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ अगर आपको पता करना है, तो जो बॉडी हीट रेडिएट कर रही है उसका एरिया ऑफ सरफेस पता होना चाहिए, कितने टाइम तक हीट रेडिएट कर रहा है टाइम पता होना चाहिए, इस बॉडी का इमिसिबिलिटी पता होना चाहिए, इस बॉडी का इमिसिबिलिटी पता होना चाहिए, इस बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता होना चाहिए, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो हीट रेडिएट कर रहा है और जो बॉडी हीट ऑब्जर्व कर रहा है उसका टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कितना है, जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए। तो हम Q नेट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से पता कर सकते हैं कि रेडिएशन के थ्रू इस हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ कितना हीट रेडिएट हुआ। ये स्टीफन्स लॉ के हेल्प से हम पता कर लिए। तो आपका ये रेडिएशन हम लोग हीट ट्रांसफर का 3 मेथड डिस्कस कर लिए, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन।